नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एडी नॉवल बॉय पर। आज हम लेकर आए हैं कहानी रीबोर्न एम्परर। आप जो कहानी सुनने जा रहे हैं उसका ओरिजिनल वर्जन सिर्फ एडी नॉवल बॉय यूट्यूब चैनल पर ही अवेलेबल है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे मुकाबला नहीं करना, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। अनिकेत ने मुकाबला शुरू होने से पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया। सभी लोग अनिकेत की हालत को समझ पा रहे थे, तो किसी ने भी इस बात को मजाक में नहीं लिया। हालांकि फिर भी कुछ योद्धा थे जो तिरस्कार से भरी नजरों से अनिकेत को देख रहे थे। उनकी नजर में अनिकेत को कम से कम मुकाबला तो करना था। बिना लड़े वो हार कैसे मान सकता था? पर अनिकेत को इन सब बातों से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके लिए अभी सबसे ज्यादा जरूरी अपने स्थान को बनाकर रखना था। अनिकेत के मना करने के बाद 1 से लेकर 10वें स्थान तक योद्धाओं की पहली सूची सामने आ गई, जो कुछ इस प्रकार थी। पहले स्थान पर था वृषभ, दूसरे स्थान पर था विचार, तीसरे स्थान पर आकर्ष था, चौथे स्थान पर अनिकेत था, 5वें स्थान पर था कैलाश, 6ठे स्थान पर था कुबेर, 7वें स्थान पर थी जिज्ञासा, 8वें स्थान पर था मिराज, 9वें स्थान पर थी अरुंधति, आखिर में 10वें स्थान पर था सुमाली। यह सूची ताकत के आधार पर नहीं बनाई गई थी, यह सूची चुनौती देने के आधार पर बनी थी। अभी सिर्फ शुरुआती मुकाबले ही समाप्त हुए थे। यह सभी योद्धा एक बार फिर एक दूसरे को चुनौती देने वाले थे। इसी तरह से इनमें से प्रत्येक योद्धा अपने अलावा बाकी के 9 योद्धाओं को चुनौती देने वाला था और उसके बाद सबसे ज्यादा मुकाबले जीतने वाले को ही मुकाबले का महाविजेता घोषित किया जाने वाला था। अभी तक बाकी के योद्धा पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुए थे, क्योंकि आकर्ष वाला मुकाबला हुआ ही नहीं था। इसलिए कैलाश को अपना प्रतिद्वंद्वी चुनने का मौका दिया गया। कैलाश फिर से अखाड़े में आया और इस बार उसने अपने प्रतिद्वंद्वी के रूप में विचार को चुना। दोनों के बीच मुकाबला शुरू हुआ और विचार ने शुरुआत में ही अपने समय के सिद्धांत का प्रयोग करके कैलाश को कमजोर करने की कोशिश की। लेकिन कैलाश का ऊर्जा स्तर विचार से आगे था, जिस वजह से उसके समय के सिद्धांत ने कैलाश पर कोई खास असर नहीं दिखाया। इस तरह इस मुकाबले को कैलाश ने जीत लिया। इससे भीड़ को भी स्पष्ट रूप से समझ में आ चुका था कि कैलाश एक षष्ठ स्तरीय युद्ध सम्राट के रूप में भी काफी आगे है। इस मुकाबले का विजेता है कैलाश। अनिकेत, अब अगली बारी तुम्हारी है। अखाड़े में आओ और अपने प्रतिद्वंदी का चयन करो, उप प्रमुख कल्याणम ने अनिकेत की तरफ देखते हुए कहा। मैं किसी को भी चुनौती नहीं देना चाहता, अनिकेत ने जवाब दिया। इस बार किसी को भी आश्चर्य नहीं हुआ। कारण यह था कि अनिकेत अभी जिस स्थान पर बैठा था उससे ऊपर के सभी योद्धा उससे कहीं ज्यादा ताकतवर थे। आगे कुछ भी नहीं कहा जा सकता था कि कोई और उससे कमजोर योद्धा उसे प्रतिद्वंद्वी के रूप में चुन ले। इसलिए वह इतनी जल्दी लड़कर अपनी बची हुई ऊर्जा को खर्च नहीं करना चाहता था। ठीक है, इसी के साथ कुछ समय के लिए इन मुकाबलों को रोका जाता है। सभी शीर्ष 10 योद्धा अपनी अपनी ताकत पर ध्यान दें, अपना इलाज करें। तब तक हम बाकी के योद्धाओं का मुकाबला करवाते हैं, उप प्रमुख कल्याणम ने कहा। बाकी के योद्धाओं से उनका मतलब था 11वें स्थान से लेकर 29वें स्थान तक के योद्धाओं का मुकाबला। इस बार कर्ण को बारी बारी से कई योद्धा चुनौती देने लगे, लेकिन कर्ण आखिर तक अपने स्थान पर बना रहा। लगभग 2 घंटे बाद इन योद्धाओं के मुकाबले भी समाप्त हो गए। अब बारी थी पंचस्तरीय युद्ध सम्राटों के मुकाबले की। वर्तमान
सूची के अनुसार सबसे नीचे अभी भी सुमाली था, तो लड़ने का पहला अवसर उसे दिया गया। अब तक सुमाली लगातार अपने कई मुकाबले हार चुका था। वैसे तो उसका लक्ष्य शीर्ष 3 में अपनी जगह बनाना था, पर बेचारा शीर्ष 10 में भी बड़ी मुश्किल से स्थान बना पाया था। वह भी केवल तब जब युग मर गया। अपनी इज्जत फिर से पाने के लिए उसने इस बार अनिकेत को चुनौती दी। दोनों ही योद्धाओं की ताकत लगभग बराबर थी। दोनों के अस्त्र भी एक जैसे थे, लेकिन सुमाली मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर पड़ गया था, जिसका सीधा फायदा अनिकेत को मिला और वह इस मुकाबले को जीत गया। देखकर बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हारा शिष्य लगातार इतनी बार हार चुका है। मुझे डर है कि कहीं इससे उसको मानसिक ठेस न पहुंच जाए, सम्राट तेजस ने सम्राट महावीर से कहा। कई बार आगे बढ़ने के लिए हारना आवश्यक होता है। हमारे देवतल में 1000 वर्ष से कम उम्र के योद्धाओं में सुमाली आज भी सबसे आगे हैं। इसी बात ने उसके मन में अहंकार को जन्म दे दिया था और आज वही अहंकार उसका दुश्मन बनकर उसको हरा रहा है। यह अच्छा है कि आज वह हार रहा है। आज की हार उसे भविष्य में मजबूत बनाएगी, सम्राट महावीर ने जवाब दिया। इधर अखाड़े में दोनों के मुकाबले के बाद उप प्रमुख कल्याणम ने फिर से घोषणा करते हुए कहा, अरुंधति, अब अगली बारी तुम्हारी है। अखाड़ में आओ और अपने प्रतिद्वंदी का चयन करो। अपना नाम सुनकर अरुंधति अपने स्थान से खड़ी हुई और अखाड़े की तरफ बढ़ने लगी। उसके लिए अब प्रतिद्वंद्वी और भी कम हो चुके थे। सुमाली से वह लड़ नहीं सकती थी, क्योंकि वह पहले से ही उससे पीछे था। कैलाश, आकर्ष, वृषभ, विचार और अनिकेत, यह सब उससे ताकतवर थे, तो इनसे भी लड़ने का कोई मतलब नहीं था। तो पीछे प्रतिद्वंद्वी के रूप में 3 लोग बचे थे, कुबेर, मिराज और जिज्ञासा, जिसमें से जिज्ञासा से वह पहले ही लड़ चुकी थी। तो अब विकल्प के रूप में उसके सामने सिर्फ 2 प्रतिद्वंद्वी थे, कुबेर और मिराज। उसने प्रतिद्वंद्वी के रूप में कुबेर का चयन किया और मुकाबला हार गई। इस मुकाबले का विजेता है कुबेर। मिराज, अगली बारी तुम्हारी है। अखाड़े में आओ और अपने प्रतिद्वंदी का चयन करो, उप प्रमुख कल्याणम ने कहा। घोषणा के साथ ही मिराज अखाड़े में आया और उसने जिज्ञासा से मुकाबला करना चुना। जिज्ञासा के पास ताकतवर अस्त्र था, लेकिन मिराज के पास भी वह अस्त्र था। दोनों के बीच 10 मिनट मुकाबला चला, जिसके बाद मिराज ने उसको हरा दिया। यह देखकर ऊपर आसमान में खड़े कल्याण को भी काफी खुशी हुई। आखिरकार मिराज उन्हीं के उपाधि मंदिर का योद्धा था और उनकी उम्मीदों पर पूरा खरा उतर रहा था। इस मुकाबले का विजेता मिराज है। जिज्ञासा, वैसे तो अब अगली बारी तुम्हारी है, लेकिन तुम चाहो तो थोड़ी देर बाद में भी चुनौती दे सकती हो या फिर चाहे तो अभी हार मान सकती हो, उप प्रमुख कल्याणम ने जिज्ञासा से कहा। मैं अपनी हार स्वीकार करना चाहूंगी। मुझे किसी को भी चुनौती नहीं देनी, जिज्ञासा ने जवाब दिया। यह सुनकर उप प्रमुख कल्याणम ने कुबेर की तरफ देखा, क्योंकि अगली बार उसकी थी। कुबेर तुरंत समझ गया कि वह क्या पूछना चाह रहे हैं। उसने जवाब देते हुए कहा, मैं भी अपने स्थान से खुश हूं, मुझे किसी को भी चुनौती नहीं देनी। उप प्रमुख कल्याणम को इसकी उम्मीद थी, इसलिए उन्हें ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। वह अनिकेत की तरफ देखने लगे, लेकिन अनिकेत ने भी लड़ने से मना कर दिया। 10 में से 6 योद्धा मुकाबला पूरा कर चुके थे और अपने स्थान से खुश थे। अब सिर्फ 4 योद्धा थे, जिनका आपस में मुकाबला होना बाकी था। यह 4 योद्धा थे कैलाश, वृषभ, विचार और आकर्ष।
स्थान के मामले में आकर्ष अभी सबसे पीछे था। इसलिए उप प्रमुख कल्याणम ने उसे अखाड़े में आकर अपना प्रतिद्वंदी चुनने को कहा। मैं पहले विचार से मुकाबला करना चाहूंगा, आकर्ष ने कहा। अपना नाम सुनते ही विचार अपने स्थान से खड़ा हुआ और अखाड़े की तरफ बढ़ने लगा। कुछ ही पल बाद दोनों योद्धा अखाड़े में एक दूसरे के सामने खड़े थे। क्या तुम्हारे पास भी कोई खास तकनीक है जिससे तुम मेरे समय के सिद्धांत को रोक सको? विचार ने आकर्ष से सीधा सवाल किया। कैलाश से लड़ने के बाद उसे भी मानसिक रूप से धक्का लगा था। इससे पहले उसे लग रहा था कि वह काफी आसानी से पहला स्थान हासिल कर लेगा, लेकिन कैलाश के बीच में आने के बाद उसने अपने सभी प्रतिद्वंदियों को हल्के में लेना छोड़ दिया। नहीं, मेरे पास कोई भी खास तकनीक नहीं है। मैं तो बस तुमसे इसलिए लड़ना चाहता हूं क्योंकि मुझे तुम्हारे समय के सिद्धांत की ताकत देखनी है, आकर्ष ने जवाब दिया। यह सुनकर विचार के मन में संदेह उत्पन्न होने लगा। सिर्फ मेरी ताकत देखने के लिए तो तुम मुझसे मुकाबला नहीं करोगे। सच सच बताओ, तुम्हारा इरादा क्या है? एक पल के लिए मान लेते हैं कि तुम सच कह रहे हो, तो भी मेरी ताकत देखने के बाद तुम्हें क्या मिल जाएगा? विचार ने पूछा। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। मुझे बस तुम्हारे समय के सिद्धांत की ताकत देखनी है कि वह मेरे ऊपर असर करता है या नहीं। अगर तुम्हारे समय का सिद्धांत मेरे ऊपर असर करता है तो मैं अपनी हार स्वीकार कर लूंगा। तुम्हें भी फिर लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आकर्ष ने जवाब दिया। दोनों की बातचीत उपाधि मंदिर के सारे उच्च प्रमुख और सभी सम्राट भी सुन रहे थे। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आकर्ष करना क्या चाहता है। यह तुम्हारा शिष्य आखिर विचार के समय के सिद्धांत से क्या पता लगाने की कोशिश कर रहा है? सम्राट अथर्व ने सम्राट वेगवानस से पूछा। बाकी सब की तरह उन्हें यह मामला इतना सामान्य नहीं लग रहा था। उनके हिसाब से आकर्ष कुछ पता लगाना चाह रहा था। मुझे भी नहीं पता, पर अगर मेरा अनुमान गलत नहीं है तो इसका संबंध समय के सिद्धांत से ही है। शायद उसे विचार की कोई कमजोरी पता चल गई होगी, सम्राट वेगवानस ने जवाब दिया। इधर कल्याणम का भी कुछ ऐसा ही सोचना था। नीचे अखाड़े में विचार अभी भी सोच में डूबा हुआ था। कुछ देर तक सोचने के बाद उसने कहा, ठीक है, अगर तुम मेरे समय के सिद्धांत की ताकत ही देखना चाहते हो तो फिर मैं तुम पर प्रहार करूंगा। इतना कहकर विचार ने अपनी शक्तियों को जागृत करना शुरू कर दिया। उसकी आंखें सुनहरे रंग में चमकने लगी। अगले ही पल उसकी आंखों में से दो ऊर्जा तरंगे बाहर निकली और सीधा आकर्ष के शरीर में प्रवेश कर गई। यह वही तकनीक थी जिसका इस्तेमाल करके विचार सबको समय से पहले बूढ़ा कर देता था। तो यह है समय के सिद्धांत की शक्ति। जैसे ही ऊर्जा तरंगे आकर्ष के शरीर में पहुंची, समय के सिद्धांत को लेकर उसकी समझ गहरी होने लगी। अब आकर्ष बिल्कुल करीब से महसूस कर सकता था कि यह समय का तत्व काम कैसे करता है। इसकी जड़ थी आत्मा, एक आध्यात्मिक शक्ति जो उसके बहाव को महसूस कर सकती थी। इस पर समय का प्रभाव नहीं पड़ता था, परंतु उसका शरीर जो इसे महसूस नहीं कर सकता था वह इसकी चपेट में आ रहा था। धीरे धीरे आकर्ष का शरीर भी बूढ़ा होने लगा। अब तक वो 35 वर्ष का लग रहा था, लेकिन अब उसकी हालात एक मध्य अवस्था के आदमी के जैसे होने लगी थी। यह प्रक्रिया मुश्किल से 10 से 15 सेकंड चली होगी। उसके बाद सब कुछ सामान्य होने लगा। उसका शरीर जो बुढ़ापे की तरफ जा रहा था, वापस से जवान होने लगा। यह देखकर अखाड़े के बाहर मौजूद सभी योद्धा भी दंग रह गए।
किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आकर्ष ने समय के सिद्धांत को विपरीत कैसे कर दिया था। यह कैसे हो रहा है? बाकी सब के साथ साथ विचार भी हैरान था। तुम्हारी तकनीक तो काफी ताकतवर है, पर अफसोस यह एक आत्मा पर असर नहीं करती। यह सिर्फ भौतिक शरीर को छू सकती है। और अगर किसी की आत्मा तुम्हारी आत्मा से ज्यादा ताकतवर हो तो वह काफी आसानी से तुम्हारी तकनीक को पलट सकता है, आकर्ष ने जवाब दिया। आध्यात्मिक शक्ति आत्मा से जुड़ी होती थी और आत्मा का कोई निश्चित स्तर नहीं होता था। जैसे जैसे योद्धा का ऊर्जा स्तर बढ़ता जाता था, आध्यात्मिक शक्ति और आत्मा का स्तर भी अपने आप बढ़ता था। तो अब समझ में आया, तुम वास्तव में एक पंच स्तरीय युद्ध सम्राट नहीं बल्कि षष्ठ स्तरीय युद्ध सम्राट हो। विचार ने तुरंत समझ लिया कि आकर्ष के कहने का मतलब क्या है। वह समय के सिद्धांत को बहुत लंबे समय से सीख रहा था, इसलिए उससे बेहतर और कोई भी नहीं जान सकता था कि उसके समय के सिद्धांत की कमजोरी क्या है। वास्तव में आध्यात्मिक शक्ति उसके समय के सिद्धांत को रोक सकती थी, पर इसके लिए बस एक शर्त थी कि आध्यात्मिक शक्ति का स्तर उसके समय के सिद्धांत से ज्यादा ताकतवर होना चाहिए। यही कारण था कि कैलाश पर भी उसके समय के सिद्धांत की शक्ति का कोई खास असर नहीं हुआ था। विचार की आवाज धीमी नहीं थी। इस वजह से बाकी सभी योद्धाओं को भी पता चल गया कि आकर्ष षष्ठ स्तरीय युद्ध सम्राट है। इस सच्चाई ने लोगों के बीच उत्साह को और ज्यादा बढ़ा दिया। महासंग्राम के इतने लंबे इतिहास में यह पहली बार था जब दो षष्ठ स्तरीय युद्ध सम्राट एक साथ महासंग्राम में भाग ले रहे थे। इधर अखाड़े में, क्या तुम्हें अभी भी मुकाबला जारी रखना है? आकर्ष ने विचार से पूछा। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ अगर तुम मेरी शक्ति को रोक सकते हो तो मेरा समय का सिद्धांत तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएगा। जब यह पूरी तरह से बेअसर है तो फिर मुकाबले का क्या मतलब? विचार ने जवाब दिया। इसके बाद उसने उप प्रमुख कल्याणम की तरफ देखा और कहा, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। ठीक है, उप प्रमुख कल्याणम ने उसकी बात का जवाब दिया और उसके बाद आकर्ष को विजेता घोषित कर दिया। अब इसके बाद सभी की नजर वृषभ और कैलाश पर जाकर केंद्रित हो गई, क्योंकि अगला मुकाबला उन्हीं दोनों के बीच होने वाला था। कैलाश वृषभ का मुकाबला और विशेष नियम आकर्ष और विचार के मुकाबले के समाप्ति के बाद कई योद्धा थे जिनकी आंखें आकर्ष पर केंद्रित हो चुकी थी। इनमें सबसे पहले तो गौतम ही था। दूसरा योद्धा था उप प्रमुख कल्याणम। इससे पहले उन्हें पूरा विश्वास था कि उनका भतीजा कैलाश इस महासंग्राम में प्रथम स्थान हासिल करेगा। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी थी। उनके रचे खेल में एक नया शिकारी उतर चुका था। सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात तो उनके लिए यह थी कि इस शिकारी का वह कुछ कर नहीं सकते थे। कुछ भी हो, इसे या तो अपनी तरफ लालच देकर लाना होगा या फिर इसे पकड़कर कैद करना होगा। इसे ताकतवर होने का मौका देने का मतलब है बड़े दुश्मन को पनपने का मौका देना, उप प्रमुख कल्याणम ने मन ही मन में अपने आप से कहा। इधर सूची में अब परिवर्तन आ चुका था। इससे पहले आकर्ष का स्थान चौथा था, लेकिन अब विचार के हारने के बाद वह तीसरे स्थान पर आ चुका था। अब चुनौती देने की अगली बारी थी कैलाश की। वह दूसरे स्थान पर था। ऐसे में उसके पास विकल्प के रूप में सिर्फ एक ही योद्धा था और वह था वृषभ। क्योंकि महासंग्राम के नियमों के अनुसार कोई भी योद्धा अपने से नीचे वाले स्थान के योद्धा को चुनौती नहीं दे सकता था। अखाड़े में उतरने के बाद कैलाश ने वृषभ को चुनौती दी। चुनौती मिलते ही वृषभ अपने स्थान से खड़ा हुआ और अखाड़े में आ गया।
उसे देखकर कैलाश के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई। तुम्हारे खून की ताकत तुम्हें विचार के सिद्धांत का सामना करने की क्षमता देती है। तुम्हारा परिवार निश्चित रूप से काफी शक्तिशाली परिवार होगा, पर तुम्हारी यह जन्मजात क्षमता मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। अगर तुम्हारी शक्ति की आखिरी सीमा यही है तो मुझे डर है कि तुम्हें अपना स्थान छोड़ना होगा, कैलाश ने कहा। पहले मुकाबला कर लेते हैं। परिणाम सामने आने के बाद ही पता चलेगा कि कौन किस स्थान के योग्य है, वृषभ ने खुद को मुकाबले के लिए तैयार करते हुए जवाब दिया। जैसे ही उसके शब्द समाप्त हुए, कैलाश ने अपनी शक्तियों को जागृत करना शुरू कर दिया। उसके शरीर से आग की लपटें बाहर निकलने लगी, जिनका ताप इतना ज्यादा था कि अखाड़े के बाहर बैठे योद्धाओं तक को उसकी गर्मी महसूस हो रही थी। बूम! कैलाश बंदूक से निकली गोली की भांति हवा को चीरते हुए वृषभ पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा। वृषभ भी कहाँ पीछे रहने वाला था। उसने भी तुरंत अपने मृत्यु के सिद्धांत का प्रयोग किया। बैंग! एक भयंकर गर्जना के साथ दोनों योद्धा एक दूसरे से टकराया और ऊर्जा की तरंगे पूरे अखाड़े में फैलने लगी। पर इतनी भयंकर टक्कर के बावजूद दोनों योद्धा बिल्कुल सुरक्षित खड़े थे। लगता है मैंने तुम्हें कमजोर समझ लिया था। तुमने भी अपनी ताकत काफी अच्छे से छुपाई। चलो फिर ठीक है, अब अपनी पूरी ताकत से लड़ते हैं। वृषभ की ताकत देखकर पहले तो कैलाश को थोड़ा आश्चर्य हुआ, पर बहुत जल्द उसने इस वास्तविकता को स्वीकार कर लिया और अपनी पूरी ताकत से प्रहार करने लगा। वृषभ भी अपने प्रतिबिंब के साथ उसके प्रत्येक प्रहार का सामना करने लगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने के साथ साथ एक दूसरे की कमजोरी भी पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों की रफ्तार इतनी तेज थी कि एक दूसरे के दांव पेच समझने में ही दोनों को थोड़ा समय लग रहा था। स्वुश स्वुश! कुछ देर तक लड़ने के बाद कैलाश को समझ में आ गया कि न सिर्फ वृषभ एक षष्ठ स्तरीय युद्ध सम्राट है, बल्कि ताकत के मामले में वह उससे थोड़ा तो आगे ही है। अपने प्रतिद्वंदी को हराने के लिए अब सिर्फ उसकी शक्तियां पर्याप्त नहीं थी, उसे शक्तियों के संयोजन की भी आवश्यकता थी। अब इसका सामना करके दिखाओ, कैलाश ने कहा और फिर अपनी अग्नि की शक्तियों के संयोजन का प्रयोग करने लगा। इसी के साथ उसने अपने अस्त्र को भी प्रकट कर लिया, जो कि एक भाला था। दर्शक सांस रोककर इस मुकाबले को देख रहे थे। उनके लिए भी यह पहली बार था जब वह कैलाश को अपने अस्त्र का प्रयोग करते हुए देख रहे थे। कैलाश को अस्त्र का प्रयोग करते देख वृषभ ने भी वैसा ही किया। उसने भी एक तलवार निकाली और उसमें अपनी ऊर्जा प्रवाहित करने लगा। अगले ही पल उस तलवार के ऊपर से एक परछाई गोल घूमते हुए वृषभ के हाथ पर जाकर लिपटने लगी। यह एक सांप था। असल में यह उस तलवार की आत्मा थी जिसका प्रयोग वृषभ कर रहा था। देव अस्त्रों में उनकी खुद की आत्मा होती थी, लेकिन यहाँ देवतल में जितने भी अस्त्र पाए जाते थे उनमें इस प्रकार की आत्मा नहीं होती थी। हाँ, जब कोई भी राज श्रेणी का अस्त्र एक निश्चित सीमा को पार कर लेता था तो उसके भीतर बाहर से एक कृत्रिम आत्मा डाली जा सकती थी। यहाँ पर जितने भी प्रतिभागी आए हुए थे, अधिकांश के पास इसी प्रकार के अस्त्र थे। अस्त्रों के साथ तो दोनों का मुकाबला और भी भीषण हो गया। स्वुश स्वुश स्वुश! कैलाश ने अपने अस्त्र के साथ अपने 3 सबसे खतरनाक प्रहार किया। यह उसकी एक खास तकनीक के भाग थे, लेकिन वृषभ ने न सिर्फ उन प्रहारों को रोका बल्कि आखिरी वाले प्रहार का जवाब भी दिया। टैंग क्लैंग टैंग क्लैंग! अखाड़े में अस्त्रों के टकराने की आवाज लगातार गूंज रही थी।
दोनों में से एक भी योद्धा हार मानने को तैयार नहीं था। बूम! देखते ही देखते दोनों की ऊर्जा तरंगों से अखाड़ा इतना ज्यादा भर गया कि वहां तेज दबाव पड़ने लगा, जिस वजह से अखाड़े की जमीन भी टूटने लगी। दोनों योद्धा इस पर भी नहीं रुके और एक दूसरे पर प्रहार करना जारी रखा। इसी तरह 10 मिनट बीत गए। अब तक भीड़ को भी समझ में आ चुका था कि दोनों योद्धा लगभग बराबरी पर है। मुकाबले का परिणाम तब तक सामने नहीं आ सकता था जब तक कि किसी एक की ताकत में हल्की सी वृद्धि न हो जाए। बूम! 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 धमाकों की आवाज अभी भी अखाड़े में घूम रही थी। दोनों योद्धा रुकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, उल्टा गुजरते समय के साथ उनकी रफ्तार और भी ज्यादा तेज हो रही थी। देखते ही देखते दोनों ने एक दूसरे पर 300 से ज्यादा प्रहार कर दिए। अब तक दोनों के शरीर पर छोटे छोटे जख्म लग चुके थे, लेकिन दोनों में से अभी भी कोई अपने प्रतिद्वंद्वी को गंभीर रूप से जख्मी करने में सफल नहीं हो पाया। वृषभ! अचानक से कैलाश ने प्रहार करना रोक दिया और वृषभ से थोड़ा दूर चला गया। यह देखकर वृषभ भी कुछ कदम पीछे हटा और कैलाश के अगले प्रहार का इंतजार करने लगा। ऐसे तो पूरा दिन बीत जाएगा लेकिन कोई जीत नहीं पाएगा, कैलाश ने कहा। तो तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे पास कोई ऐसा तरीका है जिससे विजेता का फैसला हो जाए? वृषभ ने पूछा। मेरे पास तरीका नहीं है, पर एक सुझाव है, कैलाश ने जवाब दिया। मैं सुन रहा हूं, वृषभ ने कहा। दोनों को ही समझ में आ चुका था कि वह जितनी ज्यादा देर तक मुकाबला करेंगे, दोनों उतने ही ज्यादा कमजोर होंगे। अब तक तो उन दोनों को भी इस बात का एहसास हो गया था कि दोनों की ताकत बराबर है। मेरे पास उपाधि मंदिर का दिया हुआ एक देव अस्त्र है। अगर मैं उसका प्रयोग करूं तो अपनी ताकत में अच्छी खासी वृद्धि कर सकता हूं। पर तुम्हारी भी पहचान कोई सामान्य नहीं है। तुम्हारे परिवार की ताकत को देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें भी निश्चित रूप से एक देव अस्त्र मिला होगा। मैंने ठीक कहा ना? कैलाश ने कहा। वृषभ ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। उसने इस बात को स्वीकार नहीं किया पर नकारा भी नहीं। उसकी ऐसी प्रतिक्रिया देखकर कैलाश को भी समझ में आ गया कि उसका अनुमान सही था। इसलिए उसने अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहा, एक काम करते हैं, इस मुकाबले को बराबरी पर ही खत्म करते हैं। अगर यह मुकाबला बराबरी पर खत्म होता है तो हम दोनों के स्थान में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तुम मुझसे आगे ही रहोगे। वृषभ ने इस बार भी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। उसे अच्छे से पता था कि कैलाश यहाँ पर आया क्यों था। अगर वो आखिरी समय पर मुकाबले को बराबरी पर खत्म करने का प्रस्ताव दे रहा था तो निश्चित रूप से उसने कुछ और भी सोच रखा होगा। वृषभ का यह अनुमान गलत साबित नहीं हुआ। कैलाश ने जब देखा कि वृषभ ने उसकी बात से आपत्ति नहीं जताई है तो उसने अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहा, हम दोनों का मुकाबला तो बराबरी पर खत्म हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर उस तत्वनाभम दिव्यफल के लिए आया हूँ। मुझे स्थान से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं वह दिव्यफल तुम लोगों को लेने नहीं दे सकता। मुझे वह किसी भी कीमत पर चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस दिव्यफल को हासिल करने में मेरी मदद करोगे। मैं इसके लिए भरपाई भी कर दूंगा। क्या कहते हो? यह कैलाश की शुरुआती योजना नहीं थी। शुरुआत में उसे अपनी ताकत पर विश्वास था, लेकिन अब वो प्रस्ताव देने के लिए मजबूर हो चुका था। अगर सिर्फ वृषभ की बात होती तो कैलाश देव अस्त्र का प्रयोग करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करता, लेकिन यहाँ पर अभी आकर्ष का मुकाबला भी बाकी था और उसे कोई भी अंदाजा नहीं था कि आकर्ष की ताकत कितनी हो सकती थी।
तुम्हारा प्रस्ताव तो काफी अच्छा है, लेकिन सच कहूं तो मैं भी इस दिव्यफल के लिए यहाँ पर आया हूँ। फिलहाल के लिए इस मुकाबले को बराबरी पर खत्म करते हैं। वृषभ ने थोड़ा सोचने के बाद जवाब दिया। ठीक है, कैलाश तो यही चाहता था। तो उसने तुरंत बात मान ली। इतना जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है। हम दोनों सिर्फ दिव्यफल के कारण इतनी जल्दी हार मान रहे हैं। लेकिन अगर उसने बीच में हस्तक्षेप किया तो क्या तुम उसे रोक पाओगे? वृषभ ने आकर्ष की तरफ इशारा करते हुए कैलाश से पूछा। उसकी बात सुनकर कैलाश भी अखाड़े के बाहर बैठे आकर्ष की तरफ देखने लगा। देखेंगे, पहले अपना मुकाबला समाप्त करते हैं, कैलाश ने कहा। इसके बाद उसने ऊपर आसमान में खड़े उप प्रमुख कल्याणम को अपना प्रस्ताव बताया। जब दोनों ही योद्धा मुकाबले को बराबरी पर खत्म करने के लिए तैयार थे तो उप प्रमुख कल्याणम को भी इससे कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने भी इसके लिए स्वीकृति दे दी। जैसे ही दोनों योद्धा अखाड़े से बाहर जाने लगे, अचानक से एक आवाज उन दोनों को सुनाई पड़ी, रुको। अगले ही पल एक परछाई उन दोनों के सामने अखाड़े में प्रकट हो गई। यह कोई और नहीं बल्कि सम्राट वेगवानस थे। उनको अखाड़े में देखकर न सिर्फ कैलाश और वृषभ बल्कि बाहर खड़े सभी योद्धा और ऊपर आसमान में खड़े उप प्रमुख कल्याणम के चेहरे पर भी गंभीरता आ गई। कल्याणम तुरंत अपने स्थान से गायब हुए और सम्राट के ठीक सामने अखाड़े में प्रकट हो गए। सम्राट वेगवानस, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उप प्रमुख कल्याणम ने भारी आवाज में पूछा। उनकी आवाज में नाराजगी साफ झलक रही थी। एक जरूरी काम आ गया है जिस वजह से मुझे और मेरे शिष्य दोनों को यहाँ से जाना होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे शिष्य का कैलाश और वृषभ के साथ जो मुकाबला होने वाला है उसे आगे बढ़ा दिया जाए, सम्राट वेगवानस ने जवाब दिया। यह सुनकर उप प्रमुख कल्याणम के चेहरे पर से गंभीरता थोड़ी कम हो गई। अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो आप अपने शिष्य के साथ यहाँ से जा सकते हैं। वैसे भी वह अगर इस महासंग्राम में आगे भाग नहीं भी लेता है तो भी उसके पास तीसरा स्थान रहेगा। मुझे विश्वास कि बाकी लोग भी मेरी बात से सहमत होंगे, उप प्रमुख कल्याणम ने उदासीन होकर कहा। मन ही मन वह इस बात से खुश थे कि अब उनके भतीजे कैलाश को सिर्फ वृषभ अकेले से ही लड़ाई करनी होगी। हालांकि उन्हें आकर्ष की ताकत का स्पष्ट अंदाजा नहीं था, लेकिन फिर भी वो कोई जोखिम उठाना नहीं चाहते थे। वैसे अगर आकर्ष यहाँ से जा रहा है तो फिर कैलाश और वृषभ आगे अपने मुकाबला जारी रख सकते हैं। महासंग्राम का नियम तो यही कहता है। आपको तो यह नियम पता ही होंगे, है ना? उप प्रमुख कल्याणम ने कहा। बिल्कुल, मुझे महासंग्राम के नियम अच्छे से पता है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक नियम यह भी है कि अगर कोई विशेष परिस्थिति हो तो शीर्ष 30 स्थान हासिल करने वाले योद्धा अपने प्रतिद्वंद्वी को कभी भी चुनौती दे सकते हैं, है ना? सम्राट वेगवानस ने कहा। विशेष परिस्थिति, इतना सुनते ही उप प्रमुख कल्याणम के चेहरे पर फिर से वही गंभीरता का भाव उभरने लगा। इस बार उनकी आंखों में आश्चर्य का भाव भी नजर आ रहा था। विशेष परिस्थिति से आपका मतलब? कहीं उप प्रमुख कल्याणम ने कुछ कहने की कोशिश की, पर उनकी बात पूरी होने से पहले ही सम्राट वेगवानस ने कहा। बिल्कुल सही। मेरा शिष्य वृषभ और कैलाश दोनों से एक साथ मुकाबला करेगा। दोनों ने अभी ही मुकाबला किया है तो दोनों को तैयारी करने के लिए थोड़ा समय दे दीजिए। इतना सुनते ही हर कोई आश्चर्य और अविश्वास के भाव के साथ आकर्ष की तरफ देखने लगा। कैलाश और वृषभ दोनों की ही ताकत षष्ठ स्तरीय युद्ध सम्राट के जितनी है। दोनों से एक साथ मुकाबला करना यह कहीं से भी समझदारी का फैसला नहीं था।
तो फिर सम्राट ऐसा क्यों कर रहे हैं? हर किसी के मन में बस यही एक सवाल चल रहा था।